नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जेंडर बियास। जेंडर बियास जिसे कि हिंदी में लिंग विभेद के नाम से जाना जाता है। पहले हम जान लेते हैं कि भाई लिंग विभेद है क्या। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव लिंग विभेद कहलाता है। लिंग विभेद से तात्पर्य है बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता। बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में, शिक्षा में तथा पालन पोषण में बालकों से निम्नतर स्थिति में रखा जाता है, जिससे वे पिछड़ जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर भेद करना ही लिंगी विभेद कहलाता है। मैं आपको इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कहीं बहुत से लोग होते हैं नेगेटिविटी सोच लेते हैं कि कहाँ होता है लड़कियों के साथ भेदभाव और अब तो सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये बात हो रही है ऐसे समाज की, ऐसे अशिक्षित समाज की, जहाँ पे अभी भी महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, उन्हें लड़कों से कम समझा जाता है, उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे अशिक्षित वातावरण की बात हो रही है जहाँ पे अभी भी भेदभाव विराजमान हैं। ठीक है, वरना पहले से तो कंडीशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं है, उन्हें बालकों से कम समझा जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जो बालक और बालिकाएं हैं उनमें लिंग के आधार पर भेद होता है। आपने ये खुद चीज़ देखी होगी कि बालिकाओं के साथ अधिक होता है। उनको समाज में, शिक्षा में तथा पालन पोषण में बालकों से निम्नतर स्थिति में रखा जाता है। अब होता क्या है कि लोगों की धारणा होती है शुरू से ही कि अगर लड़का है तो हमारा वो वंश बढ़ाएगा, आगे चल के ही उसे अपने हमें मतलब घर का पूरा घर का खर्चा वो उठाता है, सबको पालता है और हमें हमारे जीवन का सहारा है, हमें उस पर ही निर्भर होकर रहना पड़ेगा। तो इसलिए भाई लड़के को अच्छे से शिक्षित कर लो और उसका अच्छे से पालन पोषण करो, ताकि वो स्वस्थ रहेगा तो अच्छे से वो पढ़ेगा लिखेगा और अच्छे से पैसा कमाएगा। लेकिन लड़कियों के लिए क्या विचारधारा होती है कि भाई अगर लड़की हो गई तो वो हमारा सहारा तो है नहीं, बल्कि लड़कियों को पराया धन माना जाता है और वो दूसरे घर में जाती हैं तो उनको अच्छे से पढ़ाते भी नहीं हैं कि क्या करना है इसने आगे चल के, इसने घर का काम ही तो करना है और किचन के काम ही तो संभालने इसने, तो ज़्यादा पढ़ाते भी नहीं हैं लड़कियों को। तो ये क्योंकि लोगों की एक मानसिकता है, लोगों के मन में ये रूढ़िवादी विचारधारा विराजमान है, जिस कारण से क्या होता है कि बालिकाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं और वो समाज में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अंदर इतना हुनर होते हुए भी वो नहीं पढ़ पाती है, क्योंकि उनको कमज़ोर समझा जाता है और फिर वो अपना विकास नहीं कर पाती और वो पिछड़ जाती हैं। बालक तथा बालिकाओं में विभेद उनके लिंग को लेकर किया जाता है। प्राचीन काल से ही यह अवधारणा प्रचलित रही है कि जीवित पुत्र का मुख देखने मात्र से ही नरक और कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और बालिकाओं की प्रत्येक प्रकार से सुरक्षा करनी पड़ती है। जो इसमें ये चीज़ है कि आपने क्योंकि हमारे समाज में जो ये चीज़ें आई हैं वो कैसे आई हैं, क्योंकि जो परंपराएं हमारे शुरुआत से चलती आ रही है, हमारे प्राचीन काल से जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसी का तो इफ़ेक्ट होता है हमारे समाज में। वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, वही चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। तो जैसे प्राचीन काल से ये अवधारणा थी कि अगर हमने हमारा लड़का हो गया, हमने लड़के का मुख देख लिया तो वो हमें, लड़का जो होता है हमें नर्क में जाने से बचा लेता है और हमारे जो पाप होते हैं वो हमारे पापों से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा? मैं तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ स्वर्ग और नर्क में। मेरा मानना ये है कि हम जिस प्रकार का भी कर्म करते हैं उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है, चाहे वो देर से मिले चाहे जल्दी मिले, लेकिन मिलता है और इसी जन्म में मिलता है। तो ये जो हमारे अंदर जो ये नेगेटिविटी है, ये जो विचारधारा है हमारे अंदर, हमें इसे बदलने की ज़रूरत है। ये नर्क और स्वर्ग कुछ नहीं होता है। और जो बात है कि पापों से मुक्ति मिल जाती है, आप कितना भी पाप कर लोगे, कुछ भी पाप करते रहो और लड़के का मुख देख लिया तो क्या आपके सारे पाप आपके सही हो जाते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। लेकिन ये हमारे मन में जो हमने ये विचारधारा बना रखी है, तो ये विचारधारा शुरू से चलती आ रही है और बालिकाओं की प्रत्येक प्रकार से सुरक्षा करनी पड़ती है। क्योंकि सुरक्षा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आज का जो हमारा ये समाज है, हमारा ये कलयुग है, यहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। और लड़कियों की तो क्या ही बात करें, हम लड़कों की भी बात करें तो लड़के भी, छोटे छोटे बच्चे, कोई सुरक्षित नहीं है इस कलयुग में। और लड़कियों की सुरक्षा करनी पड़ती है क्योंकि आप जानते हैं इतने केसेस होते हैं, तो माँ बाप क्या होते हैं कि पहले से मन में वो डरे रहते हैं कि भाई हमारी लड़की ना हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें उसकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है।
अतः बालक श्रेष्ठ हैं और कुल का गौरव तथा कुल का नाम आगे ले जाने और रोशन करने के लिए उत्तरदायी होने के कारण ही बालिकाओं की अपेक्षा प्रमुख है। अब ये लाइन है, ये क्या बिल्कुल करेक्ट है कि अतः बालक श्रेष्ठ हैं और कुल का गौरव तथा कुल का नाम आगे ले जाने और रोशन करने के लिए उत्तरदायी होने के कारण वो बालिकाओं से श्रेष्ठ हैं। भाई, क्या केवल लड़का ही आगे बढ़ाता है कुल को? क्या एक औरत का कुछ नहीं होता? भाई, सबसे बड़ा योगदान तो एक महिला का होता है, क्योंकि 9 महीने तो वो इतनी परेशानियों को झेलते हुए वो एक गर्भ में अपने एक बच्चे को पालती है, उसको जन्म देने में इतना कष्ट का उसे आभास, उतना कष्ट को वो महसूस करती है, उसको कितना कष्ट होता है। और यहाँ पे प्रमुखता किसको दे दी जाती है? लड़कों को, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, दोनों का ही बराबर का सहयोग होना चाहिए। एटलीस्ट महिलाओं का अधिक होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं तो 9 महीने तक गर्भ में पालती हैं एक बच्चे को, एक शिशु को पालती हैं, इतना कष्ट सहती हैं वो बच्चे को जन्म देते समय। तो ये कहना बहुत ही गलत है कि वो आगे चल के कुल का नाम बढ़ाने में तो महिलाओं का भी जो सहयोग होता है, अगर महिला नहीं होती तो क्या आपका कुल आगे बढ़ जाता? नहीं। मैं ये कहूँगी कि लड़के और लड़की दोनों का ही बराबर का दर्जा है। जितने लड़के हैं उतने ही लड़कियां भी हैं, उनका भी पूरा योगदान होता है हमारे समाज में, हमारे कुल को आगे बढ़ाने में। और ये हमारे जो ये है कि बालिकाओं की अपेक्षा प्रमुख है, तो ये बस हमारी विचारधारा है, ये हमारी गलत विचारधारा है। इस प्रकार लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लिंग विभेद कहलाता है। तो यही था हमारा लिंग विभेद इसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण ये लिंग विभेद होता है। तो चलिए पहले हम बात करते, सबसे मेन कारण है हमारी अशिक्षा। आप जानते हैं कि अगर शिक्षित व्यक्ति होगा तो उसकी विचारधारा कैसी होगी? अगर कोई भी शिक्षित व्यक्ति होगा तो उसकी विचारधारा बहुत ही अलग होगी। उसके अंदर ये क्षमता होगी कि वो पहचान कर सके क्या सही है, क्या गलत है। तो अगर अशिक्षित होगा व्यक्ति तो वो क्या करेगा? जो भी परंपराएं चलती आ रही है बिना सोचे विचारे वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करता है। लेकिन जो शिक्षित समाज होगा, शिक्षित लोग होंगे, वो उस चीज़ पे विचार करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, ये किसी के साथ गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो इस चीज़ के बारे में सही गलत की पहचान वो कर सकते हैं। तो अगर हमारा जो वातावरण है, हमारा समाज अगर अशिक्षित होगा तो वहाँ पे ये रूढ़िवादी परंपराएं जन्म लेती हैं, जिसके कारण ये लिंग विभेद होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मान्यताएं तथा परंपराएं की। भाई, मानवताएं तथा परंपराएं, मैंने अभी बात करी कि जो शुरू से हमारे समाज में जो परंपरा बना दी गई है कि जैसे कि अगर हम लड़के जो हैं, अगर लड़के पिंडदान करते हैं या जैसे श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, मतलब जितने भी पुण्य के काम होते हैं अगर वो पुत्र करता है तो ही वो लगता है, स्त्रियों के करने से नहीं होता। क्यों? क्या लड़कियां संतान नहीं होती हैं? और ये तो साथ ही अगर हम बात करें अथर्ववेद की, एक वेद है अथर्ववेद, उसमें भी कहा गया है कि जो स्त्रियां होती हैं, कि जो स्त्री होती है उसको बाल्यकाल में पिता के अधीन रहना पड़ता है, युवावस्था में वो पति के अधीन होती है और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए एक स्त्री को। तो ये भी तो एक चीज़ गलत है ना। बल्कि अगर वेदों में ही हमारी ये सब चीज़ें लिखी हैं तो क्या लोग मानेंगे नहीं? तभी तो ये हमारी जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, तभी तो ये इतनी रूढ़िवादी हैं और उसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसका भी एक रीज़न है, जो हमारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, ये भी एक रीज़न है लिंग विभेद का। फिर हम बात करेंगे, नेक्स्ट तो हम बात करेंगे संकीर्ण विचारधारा की। तो संकीर्ण विचारधारा है क्या? कि जैसे लोगों की सोच होती है कि जो लड़के हैं वो माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं और वही क्या करते हैं, वो वंश चलाएंगे। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि भाई लड़कों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाना चाहिए, और क्योंकि आगे चल के वो हमारा सहारा बनेंगे। और लेकिन अगर लड़की पैदा हो जाती है तो लोगों के मन में बिल्कुल शौक, मतलब जैसे शौक हो जाता है बिल्कुल कि भाई लड़की हो गई, और तभी से चिंता करने लग जाते हैं कि हमें इसके लिए वर भी देखना पड़ेगा, इसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, इसका खर्चा उठाना पड़ेगा और इसके लिए दहेज का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चिंताएं होती हैं और फिर करना है क्या है कि पालन पोषण हमने करना है और चलिए इसका वो दूसरे घर जाना है। लेकिन जो ये छोटी सोच है, यही छोटी सोच है जो हमारे लिंग विभेद को बढ़ावा देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, जिस प्रकार से आपका एक पुत्र है उसी प्रकार से आपकी पुत्री भी होनी चाहिए, और आपको जिस प्रकार से आप शिक्षा प्रदान कर रहे हो अपने लड़के को, पुत्र को, उसी प्रकार से आपको अपनी लड़की को भी देना चाहिए शिक्षा। जब आप उसको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देंगे तो वो कैसे आप लोगों का सहारा बन पाएगी? जब आप उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी वो
कैपेबल होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, तभी तो वो सहारा बनेंगी। लेकिन जब आप उसको शुरू से ही दबा के रखेंगे, उसको पढ़ाएँगे लिखाएँगे नहीं, बस उसको एक गृहस्थ जीवन में ही व्यतीत कर देंगे उसका पूरा जीवन, कि तुम घर के ही काम सीखो क्योंकि तुम्हें आगे चल के घर का काम सँभालना है। क्योंकि ये क्या, ये एक विचारधारा ही तो है जिसको हम आज तक फ़ॉलो करते आ रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ा लिखा के क्या करना है, आगे चल के तो उनको घर का ही काम सँभालना है। लेकिन ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है ना कि हाँ, लड़कियाँ ही करेंगी। तो ये चीज़ जो हमारी छोटी सोच होती है, ये जन्म देती है हमारे लिंग विभेद को। फिर हम बात करेंगे आर्थिक तंगी की। अब देखिए, आर्थिक तंगी की क्या बात हो गई कि जहाँ पे जो गरीब परिवार होगा, जहाँ पे पैसों के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहाँ पे लोगों की यही सोच होती है कि भई हमारी लड़की ना हो घर पे, क्योंकि लड़की के लिए हमें दहेज का इंतज़ाम करना पड़ेगा, हम कहाँ से करेंगे, घर का गुज़ारा ही किसी प्रकार से चल रहा है, इसलिए लड़का होना चाहिए कि भई लड़का होगा तो क्या होगा कि वो हमारा सहारा बनेगा, हमें काम में सहयोग देगा, पैसा कमाएगा। तो क्या लड़कियाँ नहीं कमा सकती हैं? अगर आप उसको अच्छे से परवरिश करें, आप उसको आगे बढ़ाएँ, अगर आप जो विभेद हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो लड़कियाँ भी आपका सहारा बनती हैं। तो जो आर्थिक तंगी से ग्रसित जो लोग होते हैं, उनके दिमाग में बस ये सोच होती है कि हमारा लड़का होना चाहिए ताकि वो आगे हमारा सहारा बनेगा, हमें काम में सहारा प्रदान करेगा। लेकिन लड़की होगी तो हमें उसके लिए दहेज का इंतज़ाम करना होगा उसको। तो ये चीज़ें सबसे मेन चीज़ें हैं। फिर सामाजिक हम बात करेंगे सामाजिक कुप्रथाएँ की। तो जो हमारे समाज में जो ये कुप्रथाएँ, कौन-सी ऐसी परंपराएँ, कौन-सी कुप्रथाएँ, जैसे कि दहेज प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई। अगर हम बात करें बाल विवाह, अब तो ख़ैर वो कम हो गया है, बाल विवाह नहीं होता है अब, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं देखने को मिल ही जाता है। तो ये बाल विवाह और जैसे कि विधवा विवाह हो गया, जैसे कि कोई औरत है, उसका पति मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो दोबारा उसको शादी करने का अधिकार नहीं है। वो बिल्कुल ही अलग से जीवन व्यतीत करती है, अलग रहती है, सफ़ेद साड़ी में ही रहेगी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करेगी, बस पूजा पाठ में लीन रहेगी। तो ये क्या है? ये हमारे समाज की कुप्रथाएँ हैं। क्यों नहीं है उसको दोबारा शादी करने का अधिकार? जिस प्रकार से एक पुरुष को, एक महिला को भी होना चाहिए उसका तो। और हम बात करेंगे पर्दा प्रथा की, कि बिल्कुल अपने शरीर को ढक के रखो, बिल्कुल पर्दे में रहो, कहीं बाहर नहीं निकलना। तो ये भी चीज़ें हैं। कन्या भ्रूण हत्या, पेट में ही बच्चों को मार देते हैं। अब तो ये चीज़ें जो मतलब नियम कानून बन गई कि अब कोई भी जांच नहीं करवाएगा। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि जांच पड़ताल जैसी लड़की होती थी, क्योंकि जब इतना टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, तो लड़कियां अगर होती थी पैदा तो क्या करते थे, उसको ज़िंदा ही मार दिया जाता था। तो ये कितना गलत है कि एक बच्ची को, एक छोटी सी बच्ची को जो अभी जन्म ही लिया है उसने, वो इस दुनिया में आई ही है, उसको मार दिया जाता था। और फिर जैसे जैसे विकास होने लगा, जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो जांच पड़ताल होने लग गई कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। अगर लड़की है तो उसको मरवा देते थे पेट में ही। तो अब भले ही कानून बन गया है, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा? क्या अभी भी ऐसा नहीं होता होगा? मेरे ख़्याल से तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है। भई जो पैसा है ना, पैसा रिश्वत लोग दे देते हैं और जाँच करवा लेते हैं। अभी भी कहीं न कहीं आपको केस देखने को मिल ही जाते हैं। तो जो ये कन्या भ्रूण हत्या है, ये भी एक हमारे समाज की एक कुप्रथा है। और अब हम बात करेंगे कि जागरूकता का अभाव की बात कर लेते हैं। तो भई जागरूकता का अभाव है, तो इस कारण भी जो हमारे लिंग विभेद होते हैं, हमारे सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक हो सकते हैं। जैसे कि मनोवैज्ञानिक वही हो गया कि पुरुष को महिलाओं से श्रेष्ठ मानना, ठीक है? और लोगों के अंदर सोच होती है कि महिलाओं को महिलाएँ जो होती हैं वो पुरुष के अधीन रह के ही काम करती हैं, उनके अधीन रहना चाहिए और हर बात माननी चाहिए पुरुष की। तो ये चीज़ें हो गई हैं। और अगर हम बात करते हैं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली की, तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में क्या है कि जो पाठ्यक्रम है हमारा, हमारे स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जा रही है। अगर बुक्स में ही अगर ऐसा कुछ किसी भी प्रकार का चित्रण किया गया है कि लड़कियां, जैसे हमने देखा है कि बुक्स में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो चित्र बने होते हैं, तो चित्र में आप देखते हैं कि जो महिलाएं हैं घर का काम कर रही हैं और जो पुरुष हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खेल रहे हैं, और एक लड़की है अपनी माँ के साथ काम करवा रही है और घास लेके आ रही है, या ऐसा कुछ हमें देखने को मिल जाता है। जब हमारी शिक्षा में ही ऐसा चीज़ दी जाएगी तो इसका इफ़ेक्ट तो बच्चों पे पड़ेगा ही। बच्चों के अंदर वैसी ही विचारधारा तो जन्म लेगी जिस प्रकार की विचारधारा आप दिखा रहे हैं। बच्चे जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसी चीज़ को तो दिखाएँगे, सोचेंगे, उनके मन में यही चीज़ें तो भावनाएँ तो आएँगी। तो ये भी एक कारण है।
फिर ये हो सकता है कि जैसे बालिका विद्यालय का अभाव होता है कि क्योंकि बहुत से जैसे फैमिली होते हैं उनको पसंद नहीं होता है कि लड़कियां जो हैं लड़कों के साथ पढ़ें। तो वो सोचते हैं कि भाई अगर गर्ल्स स्कूल है तो वहाँ पे हम अपनी लड़कियों को भेज देंगे, लेकिन जब गर्ल्स के लिए अलग से एक सेपरेट स्कूल नहीं होता है तो ये भी एक कारण है हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का। और जैसे विद्यालय हो गए, विद्यालय हमारे बहुत दूर दूर होते हैं तो ज़्यादातर आप देखते हैं कि पेरेंट्स अलाउड नहीं करते हैं लड़कियों को ज़्यादा दूर दूर जाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं समाज कैसा है हमारा अभी इस कलयुग में, न जाने क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं लड़कियों के साथ में। तो इसलिए पेरेंट्स थोड़ा सा उनके मन में जो ये डर है, डर ये बैठ गया है कि लड़कियों को ज़्यादा दूर नहीं भेजना है, ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना है, घर के अंदर रहें, चार दीवारी के अंदर। जैसे पहले होता था ना शुरुआत में, स्टार्टिंग में, कि लड़कियों को बिल्कुल घर के अंदर रखते थे, घूंघट में रहना है और घर की चार दीवार के अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना। लेकिन जैसे जैसे लड़कियों को छूट मिलने लगी थोड़ा सा, वो उनको मतलब अवसर मिलने लगे, लड़कियों ने अपने अधिकारों के लिए लड़े वो, कि हमें भी पढ़ने का अधिकार है। जब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं बढ़ रही हैं, इतना नाम रोशन कर रही हैं और लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हमारा जो समाज में जो ये घटनाएं होती हैं इन्हें देख करके हमारे पेरेंट्स भी डर जाते हैं कि कहीं हमारी लड़की के साथ ऐसा कुछ गलत ना हो, है ना। तो ये भी चीज़ें होती हैं, तो ये फेस करनी पड़ती हैं। तो विद्यालय का दूर होना भी एक कारण हो गया। और जैसे कि हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक पाठशालाओं का अभाव, मतलब कि एक ऐसे स्कूल्स नहीं हैं जहाँ पे महिलाओं को ट्रेन किया जाए ताकि वो आगे चल के कैपेबल हो, यानी कि आत्मनिर्भर बन सकें। तो ऐसे स्कूल्स नहीं हैं, ऐसे पाठ्यक्रम में चीज़ें नहीं हैं, ऐसे विषय नहीं हैं जिसे पढ़ कर के कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं क्या पुरुष भी, कि वो आगे बढ़ पाएँ अच्छे से। तो महिलाओं के लिए तो स्पेशली ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो समाज में आत्मनिर्भर बन सकें, आगे बढ़ सकें। फिर हम बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं सरकारी उदासीनता की, तो सरकारी उदासीनता पे आप देख सकते हैं कि कानून तो बना दिए जाते हैं। आपने हमारे देश में देखा है कि कैसा है कि कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उसको लागू करने पर लागू भी हो जाते हैं वो, लेकिन उसका कठोरता से पालन नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी हमारे देश की समस्या है कि कानून तो बना दिए जाते हैं लेकिन उसका कठोरता से पालन नहीं किया जाता है। तो ये भी सरकारी उदासीनता है कि क्या होना चाहिए कि भाई जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसका कठोरता से पालन करना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्टली, कि जो चीज़ मना कर दी गई है तो कर दी गई है, तुरंत उस पे एक्शन लो। लेकिन होता क्या है कि हमारे समाज में कि अगर सरकार भी कुछ करती है, लेकिन जो बीच में बैठे हुए जो इतने अधिकारी होते हैं, रिश्वतखोर होते हैं, अब किसी ने उनको 500 का नोट दिखाया और क्या होता है कि बस वो छूट जाते हैं। अगर हम बात करें कि रास्ते में इतनी ट्रैफिक पुलिस लगी रहती हैं और इतने लोग हेलमेट नहीं पहनते, अगर वो पकड़े जाते तो क्या किया, सीधे दिखाया पैसे और छूट गए। तो ये क्या है, ये एक हमारी सरकार की, तो सरकार में जो ये भ्रष्टाचारी तो हो रहा है। अब किसी के ऊपर कुछ केस चलता है, आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि किसी के साथ कुछ होता है, बहुत से तो केसेस ऐसे होते हैं कि महिलाओं के साथ आए दिन रेप के केसेस हमारे सामने आते रहते हैं। यहाँ तक कि अभी लॉकडाउन में भी कितने केसेस आ गए। तो अगर हम रेप के केसेस कहें तो कितने ज़्यादा हमारे इंडिया में आ गए हैं, और आए दिन हर दिन आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि क्या सब लोग पकड़े जाते हैं, कि सबको न्याय मिलता है? कुछ नहीं मिलता भाई। बहुत से लोग तो बोलते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतने सालों तक केस लड़ पाएँ। एक केस आता है, इतने सालों तक महिला मतलब माता पिता को इतना संघर्ष करना पड़ता है, परिवार वाले इतना परेशान हो जाते हैं, इतना संघर्ष करना पड़ता है कि उनको अपनी बेटी के लिए, इतना न्याय के लिए उनको दिन रात लगे रहना पड़ता है। और देखिए हर माँ बाप इतना नहीं कर पाते हैं, हर फैमिली इतना एफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो इतना केस लड़े। तो बहुत से लोग तो शिकायत कराते ही नहीं हैं कि फ़ायदा तो कुछ है नहीं, ये दोषी जो होगा वो फिर छूट जाएगा, उसे कुछ, ये केस चलता ही रहेगा लंबे समय तक, 10-15 साल तक तो ये केस ही चलता रहेगा, और जो दोषी होगा वो तो, उसको तो कुछ सज़ा मिलनी ही नहीं है। तो बहुत से लोग तो इस वजह से वो लोग रिपोर्ट ही नहीं लिखवाते हैं। तो ये भी एक हमारी सरकारी उदासीनता है कि जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं तो उसका कठोरता से पालन नहीं किया जाता है। तो ये हमारे कुछ ये पॉइंट्स थे जिसके कारण क्या होता है, लिंग विभेद होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो ये हमारा लिंग विभेद है,
हम इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं? तो पहला पॉइंट है कि जन शिक्षा का प्रसार करके। भई अगर शिक्षित होंगे लोग तो लोगों के अंदर जो ये रूढ़िवादी विचारधाराएँ हैं ये जन्म नहीं लेंगी। दूसरा है जागरूकता लाना, लोगों को जागरूक करना है। हमें क्या करना चाहिए कि भई जो भ्रूण हत्या है उसको रोकने के लिए कठोर प्रावधान करने चाहिए, कठोर नियम बनाएँ, उसको पालन करें। फिर बालिका शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, शिक्षा की जो हमारी प्रणाली है इसमें सुधार करना चाहिए। बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारी सामाजिक कुप्रथाएँ हैं उन पर रोक होनी चाहिए। सामाजिक परंपरा तथा मान्यताओं पर कुठाराघात, यानी कि जो हमारे समाज में परंपराएँ चलती आ रही हैं, ये मान्यताएँ आ रही हैं, इनका अंधाधुंध पालन ना करें। इसके ऊपर सोचें, विचार विमर्श करें, क्या चीज़ ये सही है, क्या गलत है, तो उस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो हमें जो ये गलत चीज़ें इसको हम फॉलो ना करें। सुरक्षात्मक वातावरण एक डेवलप करें कि भई अपने आप को सेफ फ़ील करें। जो हमारे लिंग के आधार पर जो भी भेद होते हैं कि एक सुरक्षात्मक वातावरण का निर्माण करके इस लिंग विभेद को समाप्त किया जा सकता है। प्रशासनिक प्रयास करने चाहिए, संवैधानिक उपचार करने चाहिए। तो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे इसके जेंडर बियास के। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो ये टॉपिक है हमारा, तो ये हमारा बीएड के 4th सेम में जो हमारा सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, तो उसी का ये यूनिट 1 का ये एक टॉपिक था जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों को के साथ में। आई होप ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आया है मेरे ये वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और साथ ही मैं इसका जो पीडीएफ है वो मैं डाल दूँगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग सर्च कर लेना टेलीग्राम पे स्टडी नोट्स बाय प्रिया। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे बीएड के जो बहुत सारी चीज़ें टॉपिक्स हैं वो उसमें मैंने डाले हुए हैं, और बीएड के साथ साथ जो हमारे स्कूल के भी कुछ नोट्स हैं वो उसमें डाले हुए हैं। तो मेरे पास जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहती हूँ, और वो वहाँ पे पीडीएफ डालती रहती हूँ। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना और मेरे चैनल को फॉलो कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।